नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है। बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। सीएम ने बताया है कि सरकार स्टार्टअप नीति को लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी, तो वहीं ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया है कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया। सीएम ने बताया है कि झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं, उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, इसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है, ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, इनको जो शर्तें पूरी करेंगे, उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है, और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है, इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी वजह इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है। एक विषय बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाए, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली
एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी। तो बुढ़ापा पेंशन व्यवस्था को सरल किया है हरियाणा कैबिनेट के जो मनोहर फैसले हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को सरल करने का काम किया है। इसके साथ ही पीपीपी योजना के तहत पेंशन बनेगी, इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से आज दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी गई, इस बात की जानकारी दी गई। इसके अलावा अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से आज दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित होगा, गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित होगा। इसके अलावा माता भुवनेश्वरी के लिए श्राइन बोर्ड बनेगा, माता भुवनेश्वरी के लिए श्राइन बोर्ड बनेगा, यह भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए भी एक्ट बनेगा। तो हरियाणा कैबिनेट की ओर से जो कुछ फैसले लिए गए वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को छूट देने का फैसला भी सरकार की ओर से लिया गया है। इसके अलावा हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है। इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधाएं दी जाएंगी। बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है, तो बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इसके अलावा 2000 में से 600 अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए, ये जानकारी यहां पर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के गांव मीरपुर के कैंसर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर कैंसर थेरेपी मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है, नौजवानों को अच्छे अवसर देकर उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देश जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्य को हासिल करने में योजना लाई गई है। बड़ा रूरल में कोई सेंटर नहीं होगा। ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्रवाई भी शुरू है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाने में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बसई एनक्लेव इलाके में अपनी बहन से मिलने आए एक भाई ने मामूली सी कहासुनी में अपने जीजा के सिर में गोली मारकर जीजा को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से 20 साल का साला मौके से फरार चल रहा है। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को करीबन 1:20 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के पास कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया। फिर हम वहाँ गए, 10 मिनट जाने में लगा क्योंकि हम ऊपर थे ना। आके तो भाई को उठाया, फिर गए वो तो पता लगा उसका कि गोली मार दी। जब तक वो लेके गए। इसमें क्या है, एक अरविंदर है, एक सर्विसमैन आदमी है, ये बसई एनक्लेव में रहता है, बसई गाँव का है। इसके 2 बच्चे हैं, ये अपनी पत्नी सहित अपने अलग रहता है परिवार से। इसका साड़ा वहाँ पर आया हुआ था, जो पड़ोसियों ने बतलाया है कि उसके अनुसार इसके साड़े ने कोई घर क्लेश के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसी ने मौके पे देखा नहीं, उसने इसको शूट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए आए हम, आगे जैसे शूट होगी कार्रवाई। गुरुग्राम नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है। दरअसल नगर निगम ने एक सर्वे कंपनी को 35 वार्डों की प्रॉपर्टी आईडी और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भेजने का काम सौंपा था, लेकिन सर्वे कंपनी ने ना तो सर्वे ही ठीक से किया और ना ही प्रॉपर्टी टैक्स ठीक से भेजा। अब प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करने में, उसकी एवज में अवैध वसूली करने में जुटी हुई है।
निगम पार्षदों की माने तो सर्वे निगम कमिश्नर सर्वे कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय टाल मटोल करने में जुटा है। इस मामले में वार्ड नंबर 13 के पार्षद ब्रह्म यादव की माने तो सर्वे कंपनी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स को ठीक करने के एवज में 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली करने में जुटी है। वहीं इस मामले में निगम कमिश्नर का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए और जल्द ही सभी वार्डों में कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो याशी कंसल्टेंसी ने जो सर्वे किया है प्रॉपर्टीज का, उसमें लोगों की कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं और स्पेशली जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो प्लॉट एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि उसमें ड्रोन सर्वे के बेस पे हुआ है। तो कई बार प्लॉट का डिवीजन हो जाता है या चार दीवारी के साइज के मुताबिक कुछ भी कारण हो सकता है। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस आरोपी ने पूछताछ में ऐसा खुलासा किया है कि सभी को हैरानी में डाल दिया। आरोपी के मुताबिक सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर रची गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था और अब मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 20/2/2022 को बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका अहम रोल इसमें रहा है। ये पहले काफ़ी सारे हत्या के प्रयास, लूट, इस तरह की वारदातों में पहले जेल में रह चुका है और इसने ही उनको ये बात कह के तैयार किया था कि ये कंस्ट्रक्शन और जो पानी का काम है, इसमें इनको हम अजय को और इसके चाचा सरपंच को अगर धमकाएंगे तो इस तरह से ये काम हमारे। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कैश कलेक्शन वेट लूट मामले में 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस लूट कांड में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कैश बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद किया है। एसीपी क्राइम के मुताबिक जितेंद्र उर्फ जित्तू को पुलिस ने सुभाष चौक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। 4/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी, उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने। भिवानी के ढाड़ा रोड पर एक मेडिकल स्टोर की शिकायत मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिली थी। दस्ते को शिकायत मिली थी कि वहां मरीजों के साथ दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उड़न दस्ते की टीम ने भिवानी सीएमओ से एक डॉक्टर की टीम बनाकर रेड मरवाई थी। टीम ने मौके पर देखा कि मेडिकल स्टोर पर मरीज भर्ती था, दवाइयां भी एक्सपायरी हो चुकी थी। कैथल की सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए टीम ने एक ऐसे चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था।
पकड़ा गया चोर फतेहाबाद जिले के धारसूल का रहने वाला है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ दीपू है, जिसने बीते 17 जून को कलायत कस्बे में दिन दहाड़े 4 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 17 जून को कलायत में आरोपी ने 2 मोबाइल की दुकान, 1 कपड़े की दुकान और एक सीसीटीवी कैमरे की दुकान को अपना निशाना बनाया था। दुकानदार विष्णु की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जांच के लिए मामले को कैथल की सीआईए टीम को सौंप दिया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी प्रदीप से एक मारुति गाड़ी, 13 महंगे आईफोन सहित 19 अन्य कंपनियों के मोबाइल और 1 महंगा कैमरा भी बरामद हुआ। आरोपी नशा करने का आदी बताया जाता है। इससे पहले भी चोरी के कई मामले यहां पर दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ हिसार में 2, फतेहाबाद में 9, कलायत में 1 सहित अन्य कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी ने बताया कि आरोपी पहले अकेला ही दुकान की रेकी करता था और फिर घटना को अंजाम देता था। फतेहाबाद में बाल भवन में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का समापन हुआ। इस मौके पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की मानद महासचिव रंजिता मेहता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे आने वाला कल और देश के भविष्य हैं। ये देश के भावी कर्णधार हैं। बच्चों को ऐसी परवरिश दें कि वो आगे बढ़कर राष्ट्र के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभा पाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और प्रदेश की परंपरा से अवगत करवाते हुए उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि समर कैंप 1 जून से 27 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। बाल कल्याण परिषद ने इस दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, इसके साथ ही डांस कक्षाएं, मेहंदी कक्षाएं, कंप्यूटर ट्रेनिंग कक्षाएं, जूडो, कराटे, आईटी एंड क्राफ्ट इत्यादि के लगभग 200 बच्चों को पुरस्कृत किया और सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाल कल्याण परिषद के अलावा विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने समर कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत्योदय प्रोग्राम के तहत हमें 3 मेजर जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो है सिलाई सेंटर का, ब्यूटिशियन का और कंप्यूटर कोर्स का। उसके अलावा भी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट। साइबर सिटी में इस मानसून में आपको बता दें कि वाटर लॉगिंग ना झेलनी पड़े, इसी फजीयत से बचने के लिए मेयर मधु आजाद का बयान सामने आया है। मेयर ने कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेयर मधु आजाद ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। मेयर ने कहा है कि किसी भी सूरत में लापरवाही हुई तो रिपोर्ट सीधी मुख्यमंत्री के पास जाएगी। रेन सीजन हमारा आने वाला है, इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे आदरणीय सीएम मनोहर खट्टर जी का और हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी का स्पेशली कि भी अब की बार शहर में जल भराव ना हो, उससे पहले ही हम अपना काम करें। तो जीएमडी को भी आदेश दे दिए हैं और हमारे निगम को भी। तो इस चीज के लिए मैंने भी एक दौरा करा था बीच में और बात भी करी थी। तो सारी चीजें उन्होंने कहा कि हमारे चल रही हैं, मगर ये है कि जैसे आज पार्षदों ने कहा कि अभी तक नहीं कोई काम हो रहा, तो आज स्ट्रिक्टली हमने ये ऑर्डर किए हैं कि ये सारा का सारा सफाई करी जाए जल्दी से जल्दी, या जिसको भी जो भी चीज की जरूरत है। तो सेक्टर 46 से रिलेटेड है, वहाँ थोड़ी सीवरेज की पानी की समस्या है और रोड के तो चलो टेंडर अप्रूव हो गए हैं, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो बड़ा मुद्दा है मेरे वार्ड का वो है जो कॉलोनियाँ टेक ओवर की है एमसीजी ने, 5 कॉलोनियाँ हैं जो मेरे वार्ड में टेक ओवर हुई है। तो उनमें क्या है कि बिल्डर ने हाथ खींच लिए जैसे ही टेक ओवर हुआ है। तो कई बिल्डरों ने तो बड़ी बदमाशी की कि पंप भी उठा लिए। तो अभी हमने कमिश्नर साहब ने मालीपुर टाउन में विजिट किया था लास्ट वीक, और जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी ने पूरे सभी कॉलोनियाँ विजिट कर ली हैं, एक्सियन को भी विजिट करा दी गई है। तो अब एकदम से समस्या ये आ गई है कि जैसे ही मेंटेनेंस जो बिल्डर कर रहा था या आरडब्ल्यू कर रही थी, उन्होंने हाथ खींच लिया। तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, या रोड की तो चलो पहले से ही समस्या है, पानी की सप्लाई की भी दिक्कत आ रही है। तो मेन इशू ये है कि जल्दी से जल्दी हमने वार लेवल पे काम करना पड़ेगा एमसीजी को, तब ये काम थोड़ा उसमें आएगा। और दूसरा जैसे जल भराव का, बारिश का मौसम आने वाला है, तो वो बड़ा क्रिटिकल मामला होने। यमुनानगर में मानसून में जलभराव न हो, इसके लिए उपायुक्त ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और नदी नालों की सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। दरअसल मानसून के समय यमुनानगर में हर बार भारी तबाही होती है। एक तरफ जहां यमुना में बाढ़ के कारण यमुना के आसपास के लगते इलाकों
इलाके जो है वो प्रभावित होते हैं और पानी गाँव में घरों में घुस जाता है। वहीं शहर के कई इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुसकर भारी नुकसान भी करता है, जिसे लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। तो देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस चक्कर में शहर में जैसा आपने बताया कई जगह पे जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो उसी को लेके जो है अगर हमारी बारिश से पहले तैयारी ठीक रहेंगी, इसमें हमारा जो है नालियाँ हैं वो जो है बढ़िया साफ होंगे, डिस्पोजल सही काम कर रहे होंगे, तो पानी जो है सिस्टम की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से जल्दी निकल जाएगा। और उसके अलावा जो है विभिन्न विभागों ने जो है मूवेबल पंप्स और इसकी व्यवस्था करी है ताकि अगर जहाँ पे ऐसा पानी खड़ा होता है तो वहाँ से पंप लगा के उसको सपोर्ट कर सकें। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर हांसी पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। एनसीआरबी और सीपीएफ के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीसीटीएनएस हैथकॉन एंड साइबर चैलेंज 2022 में हांसी पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत की बनाई हांसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है। और इस आधुनिक तकनीक में किसी भी मामले में अनुसंधान अधिकारी तहरीर लिखकर मौके से एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मौके पर ही उपलब्ध करा सकता है और ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जिस अनुसंधान अधिकारी को टाइप करना नहीं आता वो इसका प्रयोग बोलकर कर सकता है। ऐप के माध्यम से मौका घटनास्थल के फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं और फोटो के साथ ही अक्षांतर के साथ ही देशांतर का भी रिकॉर्ड रहेगा। मौके पर भी सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में तैयार किए जाएंगे, जिससे पुलिस कार्रवाई में विश्वसनीयता बढ़ेगी। हमारे डीजी साहब ने और हिसार रेंज के आईजी सर ने हमारा विशेष रूप से प्रोत्साहन किया है और ये ऐप हमने बना के तैयार करी है हांसी पुलिस के ऑफिशियल्स ने। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेन हमारे 3 उद्देश्य हैं इस ऐप को तैयार करने के लिए। नंबर 1 तो ये है कि ये जो ऐप है ये हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं, उनके लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो जानी चाहिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसे आप पहले से ही जानते हैं, जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है और उसके आगे की प्रोसेस है उसमें मतलब सालों से कोई चेंजेस नहीं आए, वही हम हैंड रिटन कर। आज तोशाम में सभी मजदूर संगठनों ने इकट्ठा होकर अपनी 16 मांगों को लेकर तोशाम एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारी ये सभी मांगें लागू की जानी चाहिए। सभी गांवों में मनरेगा का काम शुरू किया जाए। आज कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है, खेती बाड़ी में भी घाटे का सौदा हो रहा है, जिससे किसान भी दुखी है। उसने मनरेगा इसमें कुछ राहत दे सकता है, जिससे मनरेगा मजदूर को रोजगार मिल जाए, जिसे लेकर मनरेगा का काम हर गांव में सरकार की ओर से लागू करना चाहिए। और हमारी मजदूरों की दिहाड़ी भी मनरेगा काम में बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। आज हमारी ये जो 16 सूत्री मांग मुद्दों का मनरेगा और भवन निर्माण की ज्वाइंट मांग मुद्दों का ज्ञापन दिया, हमें तहसीलदार के माध्यम से भी दिया है, एसडीएम महोदय के उपस्थित मतलब उसके अधिकारी को सौंपा गया। और मांग ये होगी सबसे पहले तो सभी गांवों में मनरेगा का काम लागू किया जाए, क्योंकि रोजगार का सबसे बुरा हाल है जी। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रोजगार। आज इस पैमाने पूछ गया कि वो रोजगार दिखाई नहीं दे रहा। खेती में घाटे का सौदा है, वहाँ किसान भी दुखी है, तो मनरेगा उसमें कुछ राहत दे सकता है। तो हम ये करें कि किसान को राहत मिल जाए और मनरेगा मजदूर को रोजगार मिल जाए, इसलिए मनरेगा का काम लागू करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।